मैं आपको बता दूं इच्छा मृत्यु का मतलब क्या होता है और आज अपन इच्छा मृत्यु के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। इच्छा मृत्यु कितने प्रकार की होती है, कौन सी इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप दिया गया है। सबसे पहले मैं बता दूं इच्छा मृत्यु का मतलब, यानी कोई भी व्यक्ति किसी गंभीर या लाइलाज बीमारी से पीड़ित है और उसको मौत से छुटकारा दिलवाने के लिए हम डॉक्टर की सहायता लेते हैं और उससे किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे उसकी आसानी से मौत हो जाती है, क्योंकि वो व्यक्ति एक इस तरह के कोमा में है जो हमें उसकी जीने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं और न वो व्यक्ति रिकवर हो सकता है और न मर सकता है। यानी एक मृत अवस्था में व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट रहता है। उस स्थिति में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उस व्यक्ति का क्या किया जाए, इसलिए इच्छा मृत्यु एक कानून के रूप में आया। और इच्छा मृत्यु के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि विश्व में पहली बार नीदरलैंड और बेल्जियम ने 2000 के अंतर्गत इसको एक कानूनी रूप दिया। अब अपन बात करते हैं कि इच्छा मृत्यु कितने प्रकार की होती है। मैं आपको बता दूं इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक होती है एक्टिव यूथनेशिया जिसको सक्रिय इच्छा मृत्यु कहते हैं, और एक होती है पैसिव यूथनेशिया जिसको निष्क्रिय इच्छा मृत्यु कहा जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों प्रकार की जो यूथनेशिया है उसमें से एक यूथनेशिया यानी पैसिव यूथनेशिया को हमारे देश भारत में भी कानूनी रूप दिया गया है और कई देशों ने इसको भी स्वीकार किया है। लेकिन एक्टिव यूथनेशिया जिसका मतलब है सक्रिय इच्छा मृत्यु, उसको किसी ने कानूनी रूप नहीं दिया है। अब होता क्या है, सक्रिय जो इच्छा मृत्यु है, जो एक्टिव यूथनेशिया है, उसका मतलब ये होता है कि कोई व्यक्ति गंभीर या लाइलाज बीमारी में पड़ा है, उस टाइम डॉक्टर उसको जहरीली दवा, जहरीला इंजेक्शन देकर उसकी जान लेते हैं या जीवन लीला समाप्त करते हैं, उससे कहते हैं एक्टिव यूथनेशिया। और दूसरा है पैसिव यूथनेशिया। पैसिव यूथनेशिया में जो व्यक्ति जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर जी रहा है, यानी जिस लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर वो पड़ा है वो हटा दिया जाता है, जिस सपोर्ट से वो जी रहा है वो सपोर्ट हटा दिया जाता है ताकि उस व्यक्ति की आसानी से मौत हो जाए। इसलिए एक्टिव यूथनेशिया की तुलना में पैसिव यूथनेशिया आसान है और इसीलिए इसको नेगेटिव यूथनेशिया कहा जाता है, नॉन एग्रेसिव यूथनेशिया भी कहा जाता है पैसिव यूथनेशिया को। अब अपन बात करते हैं कि भारत में क्या स्थिति है यूथनेशिया की। यह शब्द ग्रीक भाषा का है, लेकिन इसको हिंदी में इच्छा मृत्यु कहते हैं या सुख मृत्यु कहा जाता है। यह पहली बार एक केस आया अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ 2011। इस केस में फैक्ट ये थे, मैं आपको बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। इसमें अरुणा नाम की एक केएम हॉस्पिटल की नर्स थी और उसके साथ उस हॉस्पिटल के एक हरिजन ने रेप करने की इरादे से या रेप करने की कोशिश की। उसके लिए उसने अरुणा के पीछे से कुत्ते की चेन से इस तरह से हमला किया ताकि उसके गले की जो नस है वह दब गई, जिसकी वजह से उसकी जो खून की सप्लाई है जो मस्तिष्क को जानी थी वो रुक गई और वो कोमा में चली गई और 25 साल तक कोमा में रही। उस टाइम एक पिंकी वीरानी नाम की पत्रकार थी, उसने आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की और उसने कहा कि अरुणा की स्थिति ऐसी है कि 25 साल से वह कोमा में है और वो रिकवर होने की हमें कोई उम्मीद नहीं है, यानी वापस जीवित होने की हमें कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए इसको इच्छा मृत्यु देने की परमिशन दी जाए। सर्वोच्च न्यायालय के 2 जज थे, मार्कंडे काटजू और ज्ञान सुधा मिश्रा। इस बेंच ने 7 मार्च 2011 को एक महत्वपूर्ण फैसला दिया और इस बेंच ने एक डॉक्टर की टीम गठित की। डॉक्टर की टीम ने अरुणा का मेडिकल किया और मेडिकल के बाद डॉक्टर की टीम ने कहा कि अरुणा मस्तिष्क से सचेत हैं, यानी मर्द नहीं है, और अरुणा की जो हालात है वो ठीक है, क्योंकि अरुणा का जो नजरिया था बोलने का, वह पहचानने का, वह सब सही था, केवल उसकी जो खून की सप्लाई थी वह नहीं हो पा रही थी। दूसरी तरफ
उस हॉस्पिटल के जितने भी कर्मचारी थे वो भी अरुणा को इच्छा मृत्यु देने के पक्ष में नहीं थे, वो इसका विरोध कर रहे थे और बॉम्बे नगर निगम भी विरोध कर रहा था। इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें एक दिशा निर्देश जारी करते हुए पहली बार पैसिव यूथनेशिया के बारे में बात कही। ये पैसिव यूथनेशिया इस केस में आया और सर्वोच्च न्यायालय ने इस केस में अरुणा को पैसिव यूथनेशिया न एक्टिव यूथनेशिया किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दी। इसका कारण ये था कि वो हॉस्पिटल के जो लोग थे वो मना कर रहे थे और न्यायालय ने कहा कि जो पिंकी जो पत्रकार है वो इसमें याचिकाकर्ता है, वो इसकी पक्षकार नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर न्यायालय ने गाइडलाइन में कहा कि किसी भी व्यक्ति जो लाइलाज या गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसकी जान लेनी है तो सबसे पहले उसके माता पिता, उसकी पति पत्नी या उसके नज़दीकी रिश्तेदार, अगर वो नहीं है तो फिर उसका जो घनिष्ठ दोस्त होगा वो ऐसी याचिका दायर कर सकता है। और यहाँ पर अरुणा के जो स्टाफ था वो उसका घनिष्ठ मित्र था और वो नहीं चाहता था इसकी मौत हो जाए, इसलिए न्यायालय ने कहा ऐसा नहीं होगा और इसको हम इच्छा मृत्यु नहीं देंगे। और न्यायालय ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में इस हॉस्पिटल के कर्मचारियों को लगता है कि अरुणा को इच्छा मृत्यु देनी है तो वो फिर ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालय में 226 के अंतर्गत एक याचिका दायर करेंगे और हाईकोर्ट की परमिशन से इच्छा मृत्यु ले सकते हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कह दिया कि आपको हाईकोर्ट जाना होगा और जाएगा कौन? हॉस्पिटल के कर्मचारी, यहां पर दूसरा व्यक्ति नहीं जाएगा। उसके बाद 2018 के अंदर कॉमन कॉज सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया और इस केस में सब स्थितियों को साफ कर दिया और 5 जजों की बेंच थी। 5 जजों की बेंच ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला दिया और वो आप सबको जानना बहुत जरूरी है और वो ये है कि न्यायालय ने इसमें पैसिव यूथनेशिया को कानूनी रूप दिया और एक लिविंग विल के बारे में बताया कि लिविंग विल होना चाहिए। अब न्यायालय बताता है यहाँ लिविंग विल क्या होगी, कैसे तैयार होगी और कैसे लागू होगी। न्यायालय ने कहा लिविंग विल का मतलब होगा एक लिखित दस्तावेज होगा और वो उस व्यक्ति के द्वारा लिखा जाएगा जो आज की स्थिति में लाइलाज है यानी किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उसके द्वारा लिखी होगी। कब? जब वो व्यक्ति स्वस्थ होता है। यानी आज की स्थिति में आप और मैं भी लिविंग विल लिख सकते हैं। लिविंग विल में लिखने के लिए आपको सबसे पहली जो शर्तें हैं वो आपको जानना बहुत जरूरी थी। पहली शर्त है यह एक लिखित दस्तावेज होगा यानी लिखित में होगा। दूसरा, यह फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के समक्ष लिखा जाएगा यानी यह प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट होना जरूरी है। और दूसरा, जो व्यक्ति लिविंग विल लिख रहा है वो ये भी लिखेगा कि किस मरणासन की स्थिति में यानी मैं किस स्थिति में पहुंच जाऊं उस टाइम मुझे किस प्रकार का इलाज दिया जाना चाहिए, यानी कौन से लाइफ सपोर्ट सिस्टम में चला जाऊं तब मुझे इलाज कौन सा देना चाहिए या कब हटाना चाहिए, ये उसमें लिखेगा। और अगर वो व्यक्ति कई लिविंग विल लिख देता है जीवन काल में तो फिर जो वो लिविंग विल वैध होगी जो सबसे लास्ट में लिखी है। और ऐसा लिखने के लिए व्यक्ति को स्वस्थ होना जरूरी है, वयस्क होना जरूरी है, किसी के दबाव में होना नहीं चाहिए। ये सब चीजें होगी तो व्यक्ति लिविंग विल लिख सकता है। अब मैं बता दूं कि लिविंग विल तो लिख दी, उसको लागू कैसे करेंगे, ये बहुत हार्ड प्रक्रिया है। लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के सामने गए आप और कह दिया सर मैं तो स्वतंत्र हूँ, वयस्क हूँ और मैं मेरी जो लिख रहा हूँ मेरी इच्छा से लिख रहा हूँ और मैं मरणासन की स्थिति में पहुंचूं तो मेरा ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा देना और मुझे पैसिव यूथनेशिया दे देना। ये लिखना तो हार्ड नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को लागू करने के लिए बहुत लंबी प्रोसेस है। उसको लागू करने की जो प्रोसेस है वो मैं आपको बताऊं। सबसे पहला है कि जैसे ही व्यक्ति गंभीर या लाइलाज की बीमारी में पहुंच जाता है तो उसके घर वाले डॉक्टरों से संपर्क करेंगे और डॉक्टरों को बताएंगे कि इन्होंने ये लिविंग विल लिखी है और वो लिविंग विल ये है। डॉक्टर उस लिविंग विल को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो प्रथम श्रेणी का जो न्यायिक मजिस्ट्रेट है उससे इस बात की पुष्टि करवाएंगे कि क्या ये लिविंग विल सही है या गलत। उस पुष्टि के बाद 3 डॉक्टरों की टीम बैठेगी और तीनों डॉक्टरों की टीम में 3 ही डॉक्टर अलग अलग मेडिकल बोर्ड के एक्सपर्ट होंगे, विशेषज्ञ होंगे और वो विशेषज्ञ का अनुभव कम से कम 20 साल का होना चाहिए। और वो मेडिकल जो बोर्ड बैठा है वो घर वालों से बातचीत करेगा। बातचीत करने के बाद में अपनी रिपोर्ट संबंधित जिला कलेक्टर डीएम को देंगे
और डीएम उस रिपोर्ट को देखने के बाद एक मेडिकल बोर्ड और बिठाएंगे और जिसमें 3 सीनियर मेडिकल विशेषज्ञ बैठेंगे और वह तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट के होंगे। खास बात इसमें है कि तीनों डॉक्टर सीनियर होंगे और तीनों अलग अलग विभाग के होंगे और इनका जो हेड होगा वह जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी सीएमओ होगा, यानी उसको लीड करने वाला सीएम होगा जिले का। और वह डॉक्टरों की टीम मेडिकल बोर्ड है, वह मेडिकल करने के बाद में अपनी रिपोर्ट संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को पेश करेंगे और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट पेश करने के बाद मजिस्ट्रेट खुद चलकर हॉस्पिटल जाएंगे और मरीज की हालात देखेंगे और उस मेडिकल रिपोर्ट पर विचार करेंगे कि क्या इसको इच्छा मृत्यु दी जाए या नहीं। अब मैं आपको बताऊं, अगर मेडिकल बोर्ड जो है उसने अगर उस बात का सपोर्ट नहीं किया, यानी मेडिकल बोर्ड ने मना कर दिया कि इस व्यक्ति को लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाना है या पैसिव यूथनेशिया या इच्छा मृत्यु देने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा? तो उस लिविंग विल ने जो लिखा है उसका क्या होगा और घरवाले के पास क्या ऑप्शन होगा? तो उस स्थिति में घरवाले राज्य के उच्च न्यायालय में यानी हाई कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 226 के तहत और वो हाई कोर्ट में जाकर एक रिट लगाएंगे और उसमें यह रिट है वो डबल बेंच सुनेगी। खास बात इसमें यह है कि यह डिविजनल बेंच होगी, डीबी होगी, 2 जजों की बेंच होगी और 2 जजों की बेंच पहले तो परिवार वालों के यानी जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसके परिवार वालों की दलीलें सुनेंगे, उसके बाद ये मेडिकल बोर्ड बिठाएंगे, उसके बाद उच्च न्यायालय तय करेगा कि क्या करना चाहिए इसमें। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, लिविंग विल लिखना अच्छा है लेकिन उसकी प्रक्रिया को फॉलो करना बहुत लंबी प्रोसेस है, इसलिए कहा गया है कि अब मरने के लिए भी लंबी वेटिंग लाइन में लगना होगा, यानी इंतजार की लाइन में आपको लगना होगा, क्योंकि अगर हम कमजोर बना दें तो इसका मिसयूज बहुत होगा।